ओके बच्चे, सो वी शैल कंटिन्यू दिस लेक्चर। ये देखें बच्चे कि क्लोज सर्जरी के ऑप्शंस में इसने बताया है एक्सिजन विद प्राइमरी क्लोजर और साथ ही साथ फ्लैप क्लोजर। ठीक है, मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट दे रहा था कि जो प्राइमरी हीलिंग होती है और सेकेंडरी हीलिंग होती है इसमें क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल ये दो स्किन्स हैं, इनके अंदर मैंने एक इंसिजन दिया है जो कि स्ट्रेट लाइन में है, नीट इंसिजन है। ठीक है, मतलब मुझे इसको ओपन करना है। फॉर एग्जांपल कोई ये मिड लाइन इंसिजन है, कोई साइड पे इंसिजन है। तो अब ये जो दो स्किन के फ्लैप्स यहाँ पे बने हैं, एक ये वाला स्किन का फ्लैप बन गया, एक ये वाला, दोनों तो ये आपस में अप्रोक्सीमेटेड है, बहुत क्लोज पड़े हुए हैं, तो इनकी हीलिंग क्विक हो सकती है। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी हीलिंग और इसको हम लोग सूचर भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आप ये देखें कि आपका जो दूसरा स्किन मैंने यहाँ पे शो किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ये ट्यूमरस लेजन है, तो मुझे अब इसको एक्सरसाइज करने के लिए सिंगल या स्ट्रेट में इंसिजन तो नहीं दे सकता ना, तो मुझे इसकी मार्जिन के अलोंग ही चलना पड़ेगा और इंसिजन देना पड़ेगा। अब ये जो इतना बड़ा डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया स्किन के अंदर, ये प्राइमरी हीलिंग के थ्रू खुद ब खुद ही हील नहीं हो सकता, बल्कि शायद ऐसा हो कि अगर कोई इन्फेक्टेड डिजीज है, इन्फेक्टेड कॉज है इस लीजन की, तो फिर इसको मुझे ओपन रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए कि पहले यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलप कर जाए, यहाँ से इन्फेक्शन वीन ऑफ हो जाए, वॉल ऑफ हो जाए, निकल जाए, यहाँ से छूट जाए वो। तो उसके बाद बच्चे मैं इसको सूचर कर दूंगा आपस में। ठीक है, स्किन की मार्जिन को, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी हीलिंग। प्राइमरी हीलिंग में जरूरत नहीं पड़ती सूचर की, लेकिन अगर आप करना चाहें वुंड की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए तो दैट्स नॉट एन इश्यू, यू कैन डू इट टू। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें बच्चे यहाँ पे ऑप्शंस क्या अवेलेबल है क्लोज सर्जरी के। एक तो मैंने बताया एक्सिजन विद प्राइमरी क्लोजर, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया करके, और नंबर 2 पे है फ्लैप क्लोजर। फ्लैप क्लोजर में हम लोग फ्लैप प्लेस करते हैं। ग्राफ्ट और फ्लैप में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ग्राफ्ट बेसिकली ये होता है कि आपने एक जगह से टिश्यू उठाया और उसको कट करके दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया, लगा दिया। फ्लैप ये होता है कि आपने एक जगह से टिश्यू उठाया, उसकी ब्लड सप्लाई वहां पे ही मेंटेन रखी, उसका एक पेडिकल वहां पे मौजूद है और उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह पे लगा दिया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो काइंडली इधर देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये एक स्किन का पैच है जहां पे डिफेक्ट है ये। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक बंदे का आर्म है, और फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह रहा हूं, ठीक है, तो मुझे लेटिसिमस डॉर्साई का या फिर डेल्टॉइड का फ्लैप उठाना है फॉर एग्जांपल। तो डेल्टॉइड का जब मैं फ्लैप उठाऊं, ग्राफ्ट उठाता हूं, ठीक है, ग्राफ्ट में यहां से मसल का उठा के और उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कट करूंगा और उसको जाके यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूंगा, ये ग्राफ्ट है। लेकिन फ्लैप क्या होता है बच्चे कि ये जो इसकी ये जिस जगह पे ये लीजन है उसके एडजेसेंट जो स्किन है वहां से ऐसे मैं एक पीस उठाऊंगा, इसका पेडिकल यहाँ पे जुड़ा रहेगा और इसको शिफ्ट कर दूंगा यहाँ, तो ये इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसे। ठीक है, यानी कि उसी जगह पे मैंने ब्लड सप्लाई को मेंटेन करते हुए जब एक स्किन के पीस को अलोंग विद दैट टिश्यू जो कि रिक्वायर्ड है उसको उठा के लगाया, तो दैट इज नोन एज फ्लैप क्लोजर। अब फ्लैप क्लोजर के अंदर फर्दर 3 ऑप्शंस आती हैं, क्लेफ्ट लिफ्ट, मॉडिफाइड कार्डियाडेकीज, ये मैं अभी आपको बताता हूं, जी प्लास्टी और लंबर फ्लैप या ग्लूटियल फ्लैप। अब इन तीनों प्रोसीजर्स की में से जो इंपॉर्टेंट है जो बेले ने दिए हैं उसके डिटेल्स हम पढ़ते हैं। जी बच्चे, अगर हम लोग बेले से ट्रीटमेंट देखें तो बेले ने ट्रीटमेंट को 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए जो कि एसिम्टोमेटिक हैं या जिनके मिनिमल सिम्टम्स हैं, जो कि कंजर्वेटिव मेजर्स के थ्रू अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, लाइक डूइंग रेगुलर शेविंग ऑफ द एरिया, लाइक मेंटेनिंग द हाइजीन ऑफ दैट एरिया। ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट एक्सरबेशन इसकी दूसरी हेडिंग है कि अगर एक बंदा एब्सेस उसको डेवलप हो जाती है, तो आप ये देखें कि अगर उसको रेस्ट करना, बाथ्स लेना, लोकल एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग्स करना और ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेपी फेल हो जाती है, तो फिर आप लोग एब्सेस की ड्रेनेज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, यानी कि एब्सेस को आप लोग ड्रेन कर देते हैं। अब ये देखें कि सर्जिकल ट्रीटमेंट क्रोनिक पाइलोनेडल डिजीज का क्या है। सबसे पहले आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो आने चाहिए। ये मैं आप लोगों को 4 5 लाइन्स यहाँ पे अंडरलाइन करवा रहा हूँ, ये आप लोगों को प्रिंसिपल्स लाजमी मेंशन करने हैं। ठीक है, लिखा है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स जो हैं हमने कंसिडर किए, एक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट को। सर्जिकल प्रेफरेंस आ जाती है, सर्जन की अपनी प्रेफरेंस आ जाती है, मेथड जो आपने यूज किया वो आ सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पे इसने बताए हैं वो ये है कि ट्रैक को आप लोग ओपन कर दें, क्रॉनिक पाइलोनेडल साइनस का जो ट्रैक्ट है
उसके ट्रैक को ओपन करें विद और विदाउट मार्सुपियलाइजेशन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैंने पहले भी पिछले प्रोसीजर में भी बताया है कि व्हाट इज मार्सुपियलाइजेशन। आप लोग गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे छोटा सा क्लिप भी देख सकते हैं। एक्सजन ऑफ ऑल ट्रैक्स विद और विदाउट प्राइमरी क्लोजर, सारे के सारे ट्रैक्स को आप रिमूव कर दें प्राइमरी क्लोजर के साथ या प्राइमरी क्लोजर के बगैर, यानी कि सूचर करके या सूचर किए बगैर। और एक्सजन ऑफ ऑल ट्रैक्स एंड देन क्लोजर बाय सम अदर मींस डिजाइन टू अवॉइड द मिड लाइन वुंड। ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पाइलोनेडल साइनस की सर्जरी के। काइंडली अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि मैं आप लोगों को क्या सिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बंदे की स्किन सरफेस है और इसके ऊपर ये अंदर की तरफ अंडरलाइंग साइनस है और ये ट्रैक रन कर रहा है पाइलोनेडल साइनस का, तो एक तो ये हो सकता है कि मैं पूरे के पूरे ट्रैक को क्यूरेट कर दूं, इसको रिमूव कर दूं। ठीक है, ये तो मैंने रिमूव कर दिया। अब साइनस के साथ क्या किया जाए? मार्सुपियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि सर्कुलर सरकमफ्रेंशियल सिस्ट लाइक या सैक लाइक स्वेलिंग्स के लिए यूज होता है, जैसे साइनसिस के लिए भी यूज हो सकता है। मार्सुपियलाइजेशन के अंदर आप जो पूरी वॉल होती है सिस्ट या साइनस की, उसको आउटसाइड मूव करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि ये इसकी इनर लाइनिंग है तो आप इसको बिल्कुल इन्वर्ट करवा के ऐसे करवा देंगे। ठीक है, ऐसे, यानी कि इसको बिल्कुल टोटल इसके एंड्स को बाहर की तरफ ऐसे खींच के ले जाएंगे, तो ये जो इनर पोर्शन होगा ये आउटसाइड पे, आउटर पोर्शन इनर साइड पे आ जाएगा। ये बात करने का मुराद है कि इससे आपने पूरी की पूरा जो सिस्ट है या साइनस है उसको एक्सपोज करके रख दिया। ये पहला प्रिंसिपल था। ठीक है, इस दूसरा जो आपका प्रिंसिपल है दैट इज नोन एज कि आप पूरे के पूरे ट्रैक्स को एक्सरसाइज कीजिए और उसके साथ आप उन एक्सरसाइज करने के बाद सिस्ट और ट्रैक्स को उस जगह पे प्रॉपरली एक उसको ड्रेन करके और सूचर लगा दें। ये प्राइमरी क्लोजर है। और जो तीसरा प्रिंसिपल है वो बहुत इजी था, उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि सारे ट्रैक्स को एक्सरसाइज करके किसी और टेक्निक के थ्रू आप उसको बंद करने की कोशिश करें। देखिए, जो पहली टेक्निक बेले ने डिस्क्राइब किया दैट इज कैरियाडेकिस ऑपरेशन फॉर पाइलोनेडल साइनस। इसकी जितनी नीचे नीचे डिटेल लिखी है छोटी सी 3 लाइनों में, यही आपको आनी चाहिए। पहले इसको समझ लेते हैं। इसके अंदर बच्चे सेमी लैटरल इंसिजन दिया जाता है। ये देखिए आपके सामने, ये एनस है एंड दीज आर द टू ओपनिंग्स ऑफ पाइलोनेडल साइनस। ठीक है, प्राइमरी ओपनिंग होगी एक, एक सेकेंडरी ओपनिंग होगी। अच्छा, उस क्योंकि प्राइमरी ओपनिंग एक ही होती है, उसके अलावा जो होती है वो सेकेंडरी होती हैं। ठीक है, ये सेमी लेटरल इंसिजन आपने दिया, जो डिजीज्ड टिश्यू था उसको एक्सरसाइज किया। उसको एक्सरसाइज करने के बाद आपने एडजेसेंट स्किन को, एडजेसेंट टिश्यूज को मोबिलाइज किया एक फ्लैप क्रिएट करने के लिए, ताकि टेंशन फ्री वे में आप उनको आपस में जोड़ सकें। ठीक है, यह है कैरियाडेकिस प्रोसीजर। दूसरा जो प्रोसीजर है दैट इज नोन एज बेस्कॉम्स टेक्निक। और बेस्कॉम्स टेक्निक की इसने 3 टेक्निक्स यहां पे बताई हैं। टेक्निक 1, ठीक है, और उसके बाद 2 और 3, मतलब ये टेक्निक तो खैर बेसिकली एक ही नहीं बल्कि 3 टेक्निक्स आई हैं। ठीक है, अब बेस्कॉम्स टेक्निक का भी यही प्रिंसिपल है कि ये मिड लाइन इंसिजन को अवॉइड करने के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग अ मिड लाइन इंसिजन? बच्चे, मिड लाइन इंसिजन को की हीलिंग बहुत अच्छी होती है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जो आपका पेरिनियल एरिया है वहां पे जितना भी मिड लाइन पोर्शन है वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत रिच है कंपेयर टू लैटरल एरियाज। लेकिन मिड लाइन इंसिजन को अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पे आपके सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पे एनस है, वहां पे पेरिनियल बॉडी है। ठीक है, तो हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कॉन्टिनेंस के इश्यूज नहीं क्रिएट करना चाहते, इंफेक्शंस के लिए प्री डिस्पोज नहीं करना चाहते। लैटरली इंफेक्शंस का रेट भी कम है। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसने लैटरल इंसिजन दे के और ये पूरे के पूरा जो इसने एक एमेलगम है डर्टी टिश्यू का उसको रिमूव करने की एक टेक्निक बताई है। दूसरा बच्चे इसने ये बताया है कि आप मोबिलाइज कर सकते हैं स्किन को और फिर सूचर कर सकते हैं। और तीसरा बच्चे इसने ये बताया कि आप मार्सुपियलाइज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जो लाइनिंग है टिश्यू की इसको इसने एक्सटर्नली मूव आउट कर दिया, साथ सूचर कर दिया। तीसरी जो टेक्निक थी बच्चे दैट इज नोन एज जी प्लास्टी। ये मैंने गूगल इमेज लिया है। जी प्लास्टी में देखें आप कि ये अगर पाइलोनेडल साइनस का साइट है तो आपने 2 इंसिजन देने हैं, ऑब्लिक स्ट्रेट इंसिजन। ठीक है, और जो आपका डिजीज्ड पार्ट है उसको एक्सरसाइज करके, ये आप देखें 2 फ्लैप्स क्रिएट करके इनको खींच के ड्रैग करके लगाएंगे टेंशन फ्री इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये जी प्लास्टी की टेक्निक है जिसमें प्रॉपरली एक जी आपको नजर आता है।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर वाइवा एंड योर एससीक्यूज के रिकरेंट पाइलोनेडल साइनस क्यों होता है, इसकी कॉजेस क्या हैं, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं। मैं आपके साथ ही ये रीड कर रहा हूं। एक बात तो ये कि पार्ट ऑफ द साइनस कॉम्प्लेक्स हैज बीन ओवरलुक्ड एट द प्राइमरी ऑपरेशन, कि आपने ये नहीं देखा कि जो पाइलोनेडल साइनस है उसकी प्राइमरी ओपनिंग को या जो उसकी मेन साइड थी उसको तो आपने एक्सरसाइज कर दिया, लेकिन जो उसकी सेकेंडरी ओपनिंग्स हैं और जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर आपने तवज्जो नहीं दी, वो परसिस्ट कर रही थी और आपने पेशेंट को क्लोज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, यू कंक्लूडेड द ऑपरेशन, तो वो रिकरेंट हो जाएगा। नंबर 2, न्यू हेयर्स एंटर द स्किन ऑफ द स्कार, अगर हाइजीन को मेंटेन न किया जाए तो दोबारा हो सकता है। एंड नंबर 3, परसिस्टेंस ऑफ अ मिड लाइन वूंड कॉज्ड बाय शेयरिंग फोर्सेस एंड स्कारिंग, ठीक है, यानी कि ऐसी आपकी वही बदहतियाती वाली बात इसके अंदर आ गई कि मिड लाइन वुंड अगर परसिस्ट करता है और उसके अंदर कोई इन्फेक्शियस नीडस डेवलप करता है तो फिर भी आपका रिकरेंट पाइलोनेडल साइनस हो सकता है। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स और वाइवा में भी ये आती। ओके बच्चे, सो द वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एनल फिशर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका मैं आपको डिफरेंशियल भी बताऊंगा, इसका सिनेरियो कैसे बच्चे कंफ्यूज करते हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चे ये एक पोजीशन देख लें, एनल ऑपरेशंस के लिए अक्सर यूज की जाती है, दैट इज नोन एज प्रोन जैक नाइफ पोजिशन, ठीक है। काइंडली इस पोजिशन को गौर से देखें और इसको याद रखिएगा, अभी आगे इसकी डिटेल बताता हूँ। बच्चे एनस के लेक्चर्स के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एनल केनाल 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एनल ओपनिंग है तो इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल एरिया को सेपरेट करने के लिए एक लाइन होती है, दैट इज नोन एज डेंटेट लाइन या पेक्टिनेट लाइन। अब ये बात बताने का पर्पज ये है कि एनस को जो एपिथेलियम लाइन कर रही होती है उसको बेसिकली हम लोग कह लेते हैं एनोडार्म, ठीक है, ये एनोडार्म है यहाँ पे जो पूरी इसको लाइन कर रही है एनल कैनाल को। तो एनल एनोडर्म जो एनल कैनाल के अंदर एनोडर्म में अगर कोई फिजर डेवलप हो जाए जो कि एनल वर्ज से लेके, एनल वर्ज से मुराद है एनल मार्जिन से लेके ऊपर तक एक्सटेंड कर सकता है प्रॉक्सिमली, ठीक है। अब आप ये देखें, प्रॉक्सिमली कह दें डिस्टली कह दें इसका मसला नहीं है, अभी पहले कॉन्सेप्ट बनाए इस बात को कि ऊपर की तरफ अगर वो एक्सटेंड कर रहा हो, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखें कि वो कितना ऊपर एक्सटेंड करे, इतना ऊपर एक्सटेंड कर सकता है कि वो दरमियान में भी हो सकता है, वो बिल्कुल नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो डेंटेट लाइन से ऊपर ना जाए, तो इसको पूरे को हम कहते हैं कि ये एनल फिजर है, ठीक है। डेंटेट लाइन इसकी डिमार्केशन है, ये आपने याद रखना। नाउ कमिंग टू अवर वेरी बुक बेले, जिसके अंदर आप ये देखें कि इसने एक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन शो किया कि एनल फिजर जो है बच्चे वो कैसा अपेयर होता है, ठीक है। ये आपके सामने इस फिगर के अंदर शो भी कर रहा है, ये वाला देखें कि अगर जेंटली बटक्स को पुल अपार्ट किया जाए तो आपको ये एनस के साइड पे, ये देखें पीछे की तरफ पोस्टीरियर पोल पे आपको नजर आ रहा है कि ये एनल फिजर डेवलप किया हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि यहाँ से मुझे अंडरलाइन कराना बहुत जरूरी है, तो काइंडली आप लोग मेरे साथ पेस मेंटेन करें और बेले की ही बातों को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। ओवरऑल एनल फिशर सबसे ज्यादा पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ एनस में कॉमन होता है, ये वाली बात इसने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दी है, ठीक है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता होना चाहिए कि फीमेल्स के अंदर जो एनल फिशर की लोकेशन होती है, खासतौर पे उनमें जिनकी स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी होती है, तो दैट इज यूजुअली प्रेजेंट्स विद फीमेल्स यूजुअली प्रेजेंट विद एंटीरियर एनल फिशर, ठीक है। ओवरऑल पोस्टीरियर कॉमन है, लेकिन जो आपकी मैरिड वुमेन होती हैं जिनमें वजाइनल डिलीवरी हुई होती है उनमें एंटीरियर कॉमन है। दोनों बातें आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर किसी भी और जगह पे एनस में एनल फिशर्स डेवलप होते हैं, लैटरली डेवलप होते हैं, या किसी फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ 3 o'clock पोजीशन पे, 5 o'clock पोजीशन पे, 9 o'clock पोजीशन पे, तो आप ये याद रखिएगा कि उसकी कॉज ज्यादा कोई सिनिस्टर कॉज होगी, ज्यादा कोई बुरी कॉज होगी। अब वो ज्यादा बुरी कॉजेज में क्या क्या आ सकता है, इसने क्लिनिकल फीचर्स में ये बात बताई है, जैसे क्रोन्स डिजीज है, एचआईवी है, क्लेमाइडिया है, शैंक्रोइड है, कोई पॉसीसार्कोमा है, ये डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं और ये ज्यादा हार्मफुल कॉजेज हैं। क्यों? क्योंकि जो पोस्टीरियर मिडलाइन और एंटीरियर मिडलाइन वाले एनल फिशर्स थे वो हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से, हमारी बाउल हैबिट्स की वजह से यूजुअली डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वो इतनी सिनिस्टर कॉजेज नहीं है, दे कैन बी करेक्टेड। क्लिनिकल फीचर्स की बच्चे अगर बात की जाए तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को बेले के इस ब्लू टेबल पे ले जाता हूं जिसके अंदर इसने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन
की हुई है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये एक्यूट भी हो सकता है, ये क्रॉनिक भी हो सकता है। यूजुअली हम ये कहते हैं कि 6 वीक से अगर कम है, 6 to 8 वीक्स अगर गुजर चुके हैं तो क्रॉनिक है, वरना उससे पहले वाला हम एक्यूट में कंसिडर करते हैं। नंबर 2, आपको यह पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। शार्प पेन होता है डेफिकेशन पे पेशेंट को, और वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है, और वो टीयरिंग पेन की कंप्लेन करता है, ठीक है। नंबर 2, अगर फिशर ब्लीड करे तो ब्राइट रेड ब्लीडिंग आप रिकवर कर सकते हैं अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर व्हेन यू आर वाइपिंग द एनस, ठीक है। नंबर 3, म्यूकोजल डिस्चार्ज हो सकता है। अब ये किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, किसी इंफेक्शियस नीडस की वजह से भी, और कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री देता है पेशेंट पहले की। याद रखिएगा कि एनल फिजर कॉन्स्टिपेशन के अलावा डायरिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, ये दोनों बातें, लेकिन जो इसकी यूजुअल मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ है, तो आपने सिनेरियोज में इसी बात को याद रखना है। अब एक आप लोगों को इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर आपको क्वेश्चन आता है पेनफुल एनल ब्लीडिंग और पेनलेस एनल ब्लीडिंग, या फिर आपको यह आ सकता है पेनफुल ब्राइट रेड ब्लीड या पेन लेस ब्राइट रेड ब्लीड। अब पेनफुल का लफ्ज जब भी आएगा और साथ ब्लीडिंग अकम्पनिंग है, एनल ओरिजिन की या ब्राइट रेड ब्लड है, तो आपने याद रखना है कि इट्स गोइंग टू बी एनल फिजर। लेकिन अगर पेन लेस ब्लीड है और साथ उसके ब्राइट रेड ब्लड की प्रेजेंटेशन है, देन यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट हेमोरॉइड्स, ये आपने याद रखना है। एक और बात मैं बता दूं कि हेमोरॉइड्स पेनफुल ब्राइट रेड ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है अगर हेमोरॉइड्स के अंदर किसी किस्म का कोई इंफेक्शन हुआ है या थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड्स है, थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइडल प्लेक्सस है, तो वो पेनफुल के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कॉमनली अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस का मेंशन ना हो, तो जो मैंने आपको सिंपल 2 पॉइंटर्स बताए हैं सिनेरियो सॉल्व करने के, आपने उन्हीं पे सोचना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको इस्कीमिक अल्सर मिलेगा मिड लाइन ऑफ एनल कैनाल में, या तो पोस्टीरियरली या मोर कॉमनली फीमेल्स में एंटीरियरली। तीसरी बात बच्चे आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पता होनी चाहिए, जो कि इसने पिछले पेज पे मतलब ये बताने की कोशिश की है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बात बच्चे मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया है कि एनल फिशर्स जो है फिजिकल एग्जामिनेशन पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं फिशर के अलावा। क्रॉनिक फिशर्स जो होते हैं बच्चे, वो उनकी जो एनल आप कह लें कि एंडोडर्म होती है, ये सॉरी जो एपिथेलियम है, जो एपिडर्मिस है उनके ऊपर, वो हाइपरट्रफी कर चुकी होती है, इसलिए वहां पे एनल पेपिला आपको इंटरनली मिल सकता है। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक्सटर्नली एक स्किन टैग भी मिल सकता है। ये 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन की चीजें हैं। कभी भी आपको पेशेंट प्रेजेंट करता है जो काफी अरसे से कंप्लेंट कर रहा है एनल फिशर की, तो इन 2 फाइंडिंग्स को लाजमी ढूंढना है और डॉक्यूमेंट करना है और अपनी प्रेजेंटेशन में बताना है, एग्जामिनर को भी और अपने लिए भी याद रखना है। जी बच्चे, तो ये मैंने बहुत एक जबरदस्त किस्म का फ्लो चार्ट लिया आप लोगों के लिए एनल फिशर के ट्रीटमेंट को स्टडी करने के लिए। एनल फिशर का ट्रीटमेंट हम यहाँ से पढ़ के इसकी मैनेजमेंट और उसके बाद हम लोग इसको बुक से देखते हैं। यूजुअली इन्वेस्टिगेशन एनल फिशर के लिए नहीं होती, और मतलब हम लोगों का डायग्नोसिस ज्यादातर क्लिनिकल होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें कि इसने क्या लिखा है कि पेशेंट के, जी बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेशेंट का एनामनेसिस करेंगे। एनामनेसिस से क्या मुराद है? एनामनेसिस से मुराद है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। एनामनेसिस का वर्ड इसके लिए किसी पास्ट इवेंट के लिए यूज होता है, तो हिस्ट्री हम उसकी लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर एक्यूट एनल फीजर के डायग्नोसिस पे आप पहुंच गए हैं, 6 to 8 वीक से लेस का टाइम है, तो आप सबसे पहले कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव मैनेज करने के लिए क्या अप्रोचेस यूज की जाती हैं? अबंडेंट इनटेक होगी वाटर की, लिक्विड्स की, फाइबर सप्लीमेंट करेंगे लाजमी, जैसे इस्पागोल या हस्क आप देंगे उनको कि वो डेली डाइट में लें। स्टूल सॉफ्टनर्स यानी कि यूज करेंगे। 6 बाथ लेंगे और वार्म वाटर के साथ, और लोकल एनेस्थीसिया दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया अगर हमें प्रेस्क्राइब करना हो तो हम जाइलोकेन की जो जेल होती है, जो यूजुअली हम लोग एनजी पास करते हुए और फॉलिस कैथीटर डालते हुए यूज करते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके 2 आउटकम्स हो सकते हैं। हाई क्योर रेट होगा अगर पेशेंट आता है और कहता है कि मुझे फर्क पड़ा है, तो आप उसको सिंपली हाइजीन मेजर्स और डाइटरी मेजर्स को मेंटेन करने का कहेंगे। अगर इंप्रूवमेंट नहीं होती, देन यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट क्रॉनिक फिशर।
क्रॉनिक फिशर के अंदर जब आपने दोबारा एग्जामिनेशन करना है तो आपने देखना है कि मिड लाइन फिशर है या फिर किसी और जगह पे फिशर है। मिड लाइन है देन यू आर गोइंग टू टेक सम अदर अप्रोचेस, लेकिन अगर किसी और कॉज से रिलेटेड है तो फिर आपका जो डायग्नोस्टिक वर्कअप होगा, जो स्ट्रेटेजी होगी, वो उस रेलिवेंट डिजीज यानी कि HIV, नियोप्लाज्म या क्रोन डिजीज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब आप ये देखें कि जो क्रॉनिक फिशर है जो कि 6 to 8 वीक से ज्यादा टाइम ले रहा है और पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, उसके अंदर आप ये अप्रोच यूज करते हैं कि 0.4% नाइट्रोग्लाइसरीन या फिर 2% डिल्टियाजम यूज करते हैं कम से कम 8 वीक्स के लिए, कम से कम 2 मंथ्स के लिए। अब ये दोनों क्या चीजें हैं और इनका यूज करने का रैशनेल क्या है? जिस पेशेंट को एनल फिशर डेवलप होता है उसका स्फिंक्टर जो होता है, जो एनल स्फिंक्टर होता है, वो एक स्पाज्मोडिक टोन में हाइपरटोनिसिटी का शिकार हो जाता है। ठीक है, ये हमारे गट की, हमारा जो जीआईटी है उसकी टेंडेंसी है, उसकी प्रोपेंसिटी है कि किसी भी इरिटेटिव स्टिमुलस के केस में वो हाइपरटोनिसिटी का, इरिटेशन का शिकार हो जाता है। उस इरिटेशन के डेवलप होने की वजह से पेशेंट को पेन एक तो फिशर की वजह से भी होता है और एक उस कंस्ट्रिक्टेड एनल स्फिंक्टर की वजह से भी होता है। नंबर 2, आप ये देखें कि आपने उसको रिलीव करना है ताकि पेशेंट को एक तो पेन ना हो और इसके साथ साथ उसको कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। तो आप ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर आप ये नाइट्रेट्स दे सकते हैं जो कि एनल टोन को, एनल स्फिंक्टर की टोन को डिक्रीज करते हैं, लेकिन आपने 8 वीक्स के लिए ये प्रेस्क्राइब करनी है, कम से कम 6 to 8 वीक्स के लिए। इससे पहले आपने पेशेंट को कहना ये यूज करता रहे क्योंकि इनका आउटकम 2 दिन में सामने नहीं आता। ठीक है, हाई क्योर रेट है और नो इंप्रूवमेंट। हाई क्योर रेट है तो बच्चे फिर आप उसको, पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने का कहेंगे और डाइटरी मेजर्स का। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आती, ठीक है, तो फिर आप लोग बच्चे क्या करेंगे कि आप लोग उसको सिंपली सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर देंगे। जो हमारा मेडिसिनल ट्रीटमेंट था दैट वाज प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बल्कि 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर इनकॉन्टिनेंस का डर है, पेशेंट की एज ज्यादा है, उसकी पहले भी बहुत सारी डिलीवरीज हो चुकी हैं एंड ही और शी कंप्लेन्स ऑफ यूरिनरी और स्टूल इनकॉम्पिटेंस, इनकॉन्टिनेंस सॉरी, या उसको कोई न्यूरोलॉजिक डेफिसिट है, तो फिर आप लोग बॉट्यूलिनम टॉक्सिन लगाते हैं, क्योंकि बॉट्यूलिनम टॉक्सिन किस लिए नोटोरियस है? फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करवाने के लिए। तो वो आपका जो एनल स्फिंक्टर होता है उसमें फ्लैसिडिटी कॉज करेगा, उसको रिलैक्स करेगा। अगर रिस्क ऑफ इनकॉन्टिनेंस नहीं है तो यू आर सिंपली गोइंग टू परफॉर्म लैटरल इंटरनल स्फिंक्टेरोटॉटमी। ठीक है, बल्कि लेटरल स्फिंक्टेरोटमी है, सॉरी टॉटमी नहीं है, स्फिंक्टेरोटमी है। और इसके साथ एक और प्रोसीजर काइंडली इसी फ्लो चार्ट पे ऐड कर लीजिए, दैट इज एनल एडवांसमेंट फ्लैप। वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं बेले से। इसके साथ अगर हाई की ओर रेट आता है तो आप उसको सिंपली हाइजीन मेंटेन करने का कहेंगे। अगर रिकरेंस होती है तो अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेंगे, मैनोमेट्रिक अल्ट्रासाउंड, एनल टोन को देखने के लिए। अगर लो प्रेशर है तो मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे सर्जरी के बाद। अगर नॉर्मल प्रेशर है तो आप कॉन्ट्रालैटरल स्फिंक्टेरोटमी करेंगे। और अगर नॉर्मल प्रेशर है और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो डिवाइड किया है आपने, तो फिर आप क्यूरेटेज करेंगे फिशर की और फ्लैप प्लेस करेंगे, एनल एडवांसमेंट फ्लैप। ये जो EAI इसने लिखा है इसका मतलब है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को कहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड किया है या नहीं किया और इसका ट्रीटमेंट से क्या ताल्लुक है। ये पूरा एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट है। अब हम लोग इसकी जो डिटेल्स हैं बच्चे वो देखते हैं बेले से। Okay, the very first procedure that is given in Bailey is lateral anal sphincterotomy। ये जो इसने ऑपरेटिव मेजर्स ऊपर दिए हैं, ये वाले जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आजकल नहीं चल रहे, तो इसलिए मैं इनको रीड नहीं कर रहा। आपने रीड करना है तो आप बेशक एक दफा अपने समझने के लिए कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, कि अब आजकल जो नाइट्रेट्स हैं वो बैन हो चुकी हैं, मार्केट में नहीं आ रही टॉपिकल प्रिपरेशन की फॉर्म में एनल स्फिंक्टर की ट्रीटमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा कंप्लेंट करते हैं हेडेक्स की। ठीक है, नाइट्रेट्स आर वेजोडाइलेटर्स, दे आर आर्टीरियोलो एज वेल एज वेन्यूलो डायलेटर्स। ठीक है, वीनो डायलेटर्स भी हैं, आर्ट्रियोलो डायलेटर भी हैं। तो इसलिए इनकी इनकी वजह से जब जो वेसल्स पास कर रही हैं आपके ये जो आपका नॉर्मा बेसालिस है, जो स्कल की बेस है उसमें के फोरामेन से जो पास कर रही हैं, वो जब डायलेट करती हैं
तो आपकी मेनिंजेस इरिटेट होती हैं, तो हेडेक होता है, ठीक है। तो इसलिए अब ये यूजुअली नहीं यूज की जा रही, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो ज्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं। लेटरल एनल स्फिंक्टरोटमी में ये बात बताई गई है कि जिस जगह पे एनल फिशर डेवलप करता है उससे लैटरली आपने स्फिंक्टरोटमी करनी है, ठीक है। स्फिंक्टरोटमी से क्या मुराद है, आपने एक कट देना है वहां पे, वो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कैसे करना है। सबसे पहली बात आप ये देखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्लेन कहां पे डेवलप करते हैं। ओके, तो लेटरल स्फिंक्टरोटमी परफॉर्म करने के दो तरीके हैं, एक है क्लोज मेथड, एक है ओपन मेथड। जो क्लोज्ड मेथड है बच्चे, उसके अंदर हम लोग दो एनल स्फिंक्टर के बीच में, इंटर स्फिंक्टेरिक प्लेन के बीच में जाके और डिवाइड करते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर को, ठीक है। जो ओपन मेथड है उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली एनस के अंदर जाते हैं और एनस के अंदर एनोडर्म को कट करके हम लोग स्फिंक्टर को रीच करके स्फिंक्टर को डिवाइड करते हैं। अब पहले यहाँ पे नॉर्मल एनाटॉमी गौर से समझेंगे तो मेरे बताए हुए प्रोसीजर समझ आएंगे जो बेले ने लिखे हैं, वरना आपको ये समझ नहीं आने वाले। पहले नॉर्मल एनाटॉमी देखें। देखें ये पूरी की पूरी जो म्यूकोजा है ये एनल म्यूकोजा है, ठीक है। ये सारी चारों फिगर्स के अंदर, इसके अंदर दरमियान में जो ये वाला पार्ट इसने शो किया दैट इज एक्चुअली एनल फिशर। तो लैटरल स्फिंक्टरोटमी का मतलब ही यही है कि आपने एनल फिशर से लैटरली, उससे अवे आपने ऑपरेशन करना है, इंसाइज करना है, ठीक है। अब ये देखें बच्चे, ये आपका जो इसने मसल शो किया दैट इज इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और ये जो बाहर की तरफ मसल है दैट इज एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इसके बीच में आपने जाना है, सब म्यूकोजा और इंटरस्फिंक्टेरिक प्लेन डेवलप करना है, सब म्यूकोजा को अलग करना है और इंटरस्फिंक्टेरिक जो बीच में एरिया उसको इन्वेड करना है। अंदर की तरफ जाना है बच्चे, इंटरनल एनल स्फिंक्टर को ये देखें सी नंबर फिगर में दिखाया आपको, कट करना है, इसको लूजन करना है। ये आपको बिल्कुल क्लियरली इसने यहाँ पे ये शो कर दिया है, ठीक है। जब आपने इसके मसल फाइबर्स को डिवाइड किया तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स कर जाएगा डिवीजन की वजह से। आप लोगों को ये बात आई होप समझ आ रही होगी। दूसरी अप्रोच जो है दैट इज नोन एज ओपन अप्रोच। व्हाट इज ओपन अप्रोच ऑफ लैटरल स्फिंक्टरोटमी? डायरेक्टली आपने एनस से अंदर जाना है, फिजर से अवे मूव करना है लैटरली, एनल म्यूकोजा, एनल जो आपकी एपिडर्मिस है, जो एपिथेलियम है सॉरी, उसको इन्वेट करना है, एनोडर्म को, उससे नीचे जाना है और इंटरनल एनल स्फिंक्टर के जो फाइबर्स हैं उनको डिवाइड कर देना है। यह है आपका प्रोसीजर लैटरल स्फिंक्टरोटमी। ओके बच्चे, ये देखिए आप लोगों के सामने ये डिटेल लिखी है पूरे प्रोसीजर की, ये रीड करेंगे तब भी आपको ये समझ आ जाएगा। अब कॉम्प्लिकेशंस आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्फिंक्टरोटमी इंक्लूड हेमरेज, हीमाटोमा, ब्रूजिंग, पेरिएनल एब्सेस एंड फिस्टुला। ये 5 कॉम्प्लिकेशन टिप्स पे होनी चाहिए। नंबर 2, आपको ये बात का पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है इस प्रोसीजर की वो है एनल इनकॉन्टिनेंस, स्टूल की इनकॉन्टिनेंस, अपने आप पे कंट्रोल ना रहना और स्टूल पैसेज कर देना। 30% पेशेंट्स को ये इफेक्ट करता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर लेटरल स्फिंक्टरोटमी तो आपने कहना है हेमरेज एंड हीमाटोमा फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन नंबर हेमरेज मोस्ट कॉमन है, नंबर 2 पे हीमाटोमा है। नंबर 2 जो आपको एमसीक्यू आ सकता है वो ये आ सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन कौन सी है, तो फिर आपने कहना है इनकॉन्टिनेंस, हालांकि इनकॉन्टिनेंस लेस प्रेवलेंट है। जो बच्चे सेकंड प्रोसीजर इसने दिया है एनल एडवांसमेंट फ्लैप का, वो हम लोग अक्सर रिविजनल सर्जरी के अंदर भी परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जो एनल एडवांसमेंट फ्लैप है ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। यूजुअली हम लोग लैटरल स्फिंक्टरोटमी करते हैं, अगर ये ना करें या फिर ये हम कर चुके हों और बेनिफिट ना आए तो फिर हम लोग एनल एडवांसमेंट फ्लैप करते हैं। होता है इसके लिए अंदर बेसिकली क्या है, इसकी डिटेल अगर आप लोग नहीं भी पढ़ते दैट्स गोइंग टू वर्क, लेकिन जो मैं आपको चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उन 4 लाइनों को आप लोग सिर्फ नोट कर लें, आपका पूरा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। एनल एडवांसमेंट फ्लैप में जिस जगह पे आपका फिजर मौजूद है उसके एजेस को आपने एक्सरसाइज करना है, कट करना है, फिजर को साफ करना है। उस फिजर को साफ करने के बाद जो एनल म्यूकोजा और एनल जो म्यूकोजा ही ऑब्वियसली स्किन तो नहीं कहूंगा, एनल कैनाल का जो एनोडर्म वाला पार्ट है जो उसके साथ है एनल फिजर के साथ, उसको आप इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लैप उठा के और एनल फिजर के ऊपर रख के कवर कर देंगे जरा सा स्ट्रेच करके, ठीक है। और बच्चे ये आप याद रखेंगे कि इसके अंदर आपको केयरफुली उठा के एनल फ्लैप को मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है ताकि ब्लड सप्लाई इंटरप्ट ना हो।
और इसके बाद आप उस सारे एरिया को सूचर कर देंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं हाइलाइट करता चलूँ जो मैंने पहले नहीं की, कि जो आपने पहले जो प्रोसीजर परफॉर्म किया लैटरल स्फिंक्टेरोटॉमी का, तो उसके अंदर भी आप लोग एक्सिजन वगैरह करने के बाद, डिवीजन करने के बाद जी दोनों ओपन और क्लोज दोनों के अंदर उस साइट को सूचर कर देते हैं। इसी के साथ हमारा जो इनर फिशर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।